नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बिहारी के दोहे व्याख्या भाग 4। बिहारी जी रीति सिद्ध काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं और इनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। तो आइए बिहारी सतसई में संकलित दोहों की व्याख्या हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। इसमें कवि क्या कहते हैं? झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती सपल्लव डार। तो यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं झीने। झीने क्या होता है? पतले। पतले पट यानी वस्त्र, में झुलमुली यानी झिलमिल करती हुई, झलक रही है, ओप यानी चमक या कांति, अपार जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी असीम अपार कांति है, असीम। सुर तरु, सुर यानी देवताओं का, तरु यानी पेड़। देवताओं का पेड़ कौन सा है? देवताओं का पेड़ है कल्प वृक्ष या कल्प तरु। कल्प वृक्ष की ऐसे लगता है जैसे देवताओं के पेड़ की या कल्प वृक्ष की मनु मानो। मानो सिंधु, सिंधु अर्थात सागर में लस्ती, लस्ती से अभिप्राय यहाँ क्या है? लहराती या सुशोभित होती, सुशोभित होती। स पल्लव, पल्लव यानी पत्तों सहित, पत्तों सहित। डार यानी डाली। तो यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि झीने ऐसे प्रतीत होती है नायिका, झीने पट, नायिका ने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो कैसे हैं? झीने हैं, पतले हैं, और उनमें जो झिलमिल करती हुई झलक रही है, जो उसके देह की जो चमक है वो असीम है, जो उसके शरीर की चमक है, जो कांति है वो असीम है, बहुत ही सुंदर है। और वो कैसे लगती है? मानो, मनु यानी मानो, कल्प तरु यानी देवताओं का जो पेड़ है वो पत्तों सहित शोभायमान है। कहाँ पर? सिंधु में, सागर में। लस्ती यानी सुशोभित है, सैपल्लव यानी पत्तों सहित, उसकी डाली शोभायमान है। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि भाव क्या है इसमें कि पतले वस्त्रों में नायिका का शरीर बहुत अधिक सुंदर लग रहा है और उसकी शोभा किसके समान है? कल्प वृक्ष की जैसे शाखा है और उसके जो वस्त्रों को शाखा की कोपले माना है। यानी कल्प वृक्ष की शाखा कौन है? नायिका है, और जो उसके वस्त्र हैं वो क्या है? उस पेड़ पर पेड़ की कोपले हैं, उस शाखा की, उस टहनियों की कोपले हैं। क्या चीज? वस्त्र। लेकिन वास्तविक सौंदर्य किसका है? नायिका के शरीर का या नायिका के देह की चमक का वास्तविक सौंदर्य है। तो यहाँ पर कवि ने जो शरीर का मनोहारी चित्रण किया है, नायिका के सौंदर्य का सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। खेलन सिखए अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरनु शिकार। यहाँ पर दो सखियां आपस में बातें कर रही हैं और एक सखी दूसरी सखी से, अली का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? सखी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि खेलन सिखए, खेलना सीख गए हैं, भले अच्छे से, चतुर यानी चालाक, अहेरी, अहेरी क्या होता है? शिकारी, मार यानी मारना, कि खेलना सीख गए हैं, चालाक शिकारी की तरह मारना। कौन सीख गए हैं? काननचारी, काननचारी कानों तक फैले हुए यानी बड़े बड़े। कानों तक फैले होने का तात्पर्य क्या है? बड़े बड़े नैन, नैन यानी नेत्र या आंखें। मृग, मृग के समान चंचल, क्योंकि जो हिरण है वो चंचल पशु माना जाता है, तो मृग के समान जो चंचल तुम्हारे नेत्र हैं वो कैसे हैं? काननचारी, कानों तक फैले हुए, बड़ी बड़ी जो आंखें हैं। वो किसको मारना सीख गए हैं? नागर, नागर यानी नगर के, नरनु, नरनु यहाँ पर क्या है? यानी जो नर हैं या मनुष्य हैं, नर या मनुष्य। शिकार, शिकार यानी शिकार करना। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम्हारी जो ये आंखें हैं, ये आंखें सामान्य आंखें नहीं है, बल्कि ये आंखें शिकारी आंखें हैं, अहेरी यानी शिकारी आंखें हैं,
और इन आंखों के जो तुम इशारे करती हो, कटाक्ष करती हो, काम कटाक्ष, ये इतने तीव्र हैं कि जिससे तुम मनुष्यों का शिकार भी करने लगी हो। वैसे तो जो हिरण है उनका शिकार कौन करता है? मनुष्य करता है, लेकिन तुम्हारे जो मृग के समान बड़े बड़े हिरण रूपी जो तुम्हारी नेत्र हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने इशारों से या अपने आकर्षण से सामान्य जो नर है नगर के, उनका शिकार करने लगे हैं। तो यहाँ पर नायिका की बड़ी बड़ी और सुंदर आंखों का चित्रण कवि ने किया है। तो नायिका का सौंदर्य वर्णन इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने किया है। रस श्रृंगार मंजनू किए, कंजनू भंजनू दैन, अंजनू रंजनू हूँ बिना, खंजनू गंजनू नैन। यहाँ पर अनुप्रास और प्रतीप अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है, जिससे ये दोहा काफी आकर्षित लग रहा है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? रस के श्रृंगार से, मंजनू यानी मंजे हुए अर्थात स्नान किए हुए, परिपूर्ण, कंजनू भंजनू दैन, कंजनू यानी कमल की, कमल, भंजन करते हैं यानी भंग करते हैं, भंग कर रहे हैं, दैन यानी कर रहे हैं। क्या भंग कर रहे हैं? सुंदरता को, कि रस का श्रृंगार इतना अधिक है, मंजे हुए हैं, स्नान किए हुए हैं रस श्रृंगार में। क्या? जो नायिका के नेत्र हैं वो ऐसे लगते हैं कि रस से परिपूर्ण है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, और उनके सामने कमल का सौंदर्य भी भंग हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अंजनू रंजनू हूं बिना, अंजन यानी काजल, काजल, रंजन यानी लगाना, काजल लगाए बिना ही, खंजनू गंजनू नैन, कि बिना काजल के भी नायिका की आंखें इतनी सुंदर हैं कि खंजन, जो खंजन पक्षी है, खंजन यहाँ पर क्या है? पक्षी, खंजन पक्षी उपमा के लिए प्रयोग किया जाता है, उदाहरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो खंजन पक्षी है, गंजनू नैन, खंजन पक्षी का भी तिरस्कार करते हैं, उसको भी दूर बिठाते हैं। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि खंजन पक्षी को भी दूर बिठाते हैं। खंजन पक्षी जो नेत्रों के सौंदर्य के लिए जिसकी उपमा दी जाती है, उसको भी दूर बिठाते हैं। और क्यों? क्योंकि जो खंजन पक्षी है वो कैसा लगता है? वो सफेद और काले रंग का मिला जुला एक पक्षी होता है, लेकिन नायिका अगर काजल नहीं लगाती अपनी आंखों में तो भी उसकी आंखें खंजन पक्षी के सौंदर्य को दूर बिठाती है, यानी तो भी उसकी आंखें खंजन पक्षी से सुंदर हैं। तो यहाँ पर कमल को और खंजन पक्षी को उपयोग किया गया है नायिका के सौंदर्य वर्णन करने के लिए, लेकिन नायिका की आंखें इतनी ज्यादा सुंदर हैं कि कमल भी हीन लगते हैं और खंजन पक्षी भी हीन लगते हैं, यानी उसका भी तिरस्कार यहाँ पर कवि ने किया है। किसके सामने? नायिका के सुंदर नेत्रों के सामने। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि नायिका के नेत्रों के सौंदर्य वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। किसका उदाहरण देकर? कमल का और खंजन पक्षी का उदाहरण देकर नायिका का सौंदर्य यहाँ पर बखान किया है कवि ने। माधुर्य गुण का प्रयोग है, श्रृंगार रस है, दोहा छंद हम कर ही रहे हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। सायक सम मायक नयन, रंगे त्रिभिद रंग गात, झखो बिलखी दूरी जात जल, लखी जल जात लजात। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं एक सखी, और किसको? नायक को बताती हैं, नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं, और क्या कहती हैं? सायक सम, साय यानी सायंकाल, संध्या या सांझ, सांझ के सम यानी समान, मायक नयन, मायक होता है मायावी, मायावी, सांझ के समय जो वातावरण है मायावी हो जाता है, हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है और आसमान में जो रंग है वो बदल जाता है, यानी कुछ कुछ ऑरेंज सा कलर या सिंदूरी सा रंग फैल जाता है। नयन यानी नेत्र, कि संध्या के समान मायावी है। क्या? नायिका के नेत्र, नायिका के नयन, नायिका की आंखें, रंगे त्रिविध, त्रिविध यानी तीन प्रकार से रंग जाते हैं, गात, गात यानी शरीर। किसका? नेत्रों का। नेत्रों के बारे में बता रही हैं कि जो तीन प्रकार से तीन रंग में रंग जाते हैं। काजल लगा हुआ है आंखों में,
तो काला रंग है। सफेद, नायिका खुद गोरी है, सफेद है और लालिमा लिए उसकी आंखें हो जाती है। कैसी लालिमा? जैसी संध्या के समय होती है, यानी 3 रंग वहां पर फैल जाते हैं, 3 रंगों का सौंदर्य है। तो उसके सामने जो संध्या है वो भी फीकी लगती है और जो नायिका है वो उसी के समान मायावी लगती है। उसके जो नेत्र हैं वो कैसे लगते हैं? मायावी लगते हैं। किसके समान? संध्या के समान। झखो बिलखी, झको, झखो यानी मछली, मछली बिलखती है और बिलख कर यानी दुखी होकर दूरी जात जल, दूर चली जाती है। कहाँ? जल में। कि मछली उसके सौंदर्य को देखकर दुखी होकर, बिलखी यानी दुखी होकर, दूरी जात दूर चली जाती है, जल में जाकर छिप जाती है। लखी, लखी यानी देख कर, जल जात, जल जात क्या है? कमल। लज्जात, लज्जाता है या शर्माता है। कौन शर्माता है? कमल। कमल को भी शर्म आती है नायिका के सौंदर्य को देखकर। मछली, क्योंकि आंखों से तुलना होती है, नायिका की आंखें कैसी है? मछली के समान है और उसकी आंखों की सुंदरता को देखकर मछली उसके सामने हीन अनुभव करती है और वो जल में, पानी में जाकर दूर छिप जाती है। और इसके साथ साथ जो कमल है वो भी नायिका के सामने फीके लगते हैं और उन्हें भी अपने आप पर लज्जा आने लगती है, अपने सौंदर्य पर लज्जा आने लगती है, क्योंकि नायिका का सौंदर्य कमल से कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो यहाँ नायिका जो कि सरोवर के पास बैठी है उसके सौंदर्य का चित्रण किया है। एक एक उसकी सखी नायक को उसके बारे में बता रही है। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और कवि क्या कहते हैं? बर जीते सर मैन के, बर यानी बलपूर्वक जीत लिए हैं। सर, सर यानी तीर। किसके? मैन, मैन कौन है? कामदेव। कामदेव के जो प्रेम के तीर हैं वो किसने जीत लिए हैं? बलपूर्वक जीत लिए हैं। ऐसे देखे मैं न, ऐसा मैंने नहीं देखा। क्योंकि नायिका की जो आंखें हैं, जो नेत्र हैं, वो इतनी सुंदर हैं कि उन्होंने कामदेव को भी हरा दिया है। कामदेव जो प्रेम के देवता माने जाते हैं, उनको भी, उनके तीरों को भी जीत लिया है, उनको भी हरा दिया है। ऐसा मैंने नहीं देखा। नायिका बता रही हैं, हरिणी के नैनानु ते, हरिणी यानी हिरणी, हिरणी के नैनानु ते, हिरणी के नैनों से, हरिणी यानी हिरणी जो पशु है, हिरणी के नैनानु, नैनों से, ते से, हरि, हरि यानी कृष्ण, नीके ए नैन, नीके यानी अच्छे। हिरण की आंखें बहुत सुंदर मानी जाती हैं, तो वो कहती हैं कि हे कृष्ण, हिरण के आंखों से भी सुंदर आंखें हैं। किसकी? राधा की या नायिका की, जिन्होंने कामदेव के बाणों की श्रेष्ठता को भी, तीर या बाणों की श्रेष्ठता को भी छीन लिया है, यानी कामदेव को भी पराजित कर दिया है। तो ऐसी सुंदर आंखें किसकी है? नायिका की। और किससे सुंदर है? हिरणी की आंखों से भी सुंदर आंखें नायिका की है, जिन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया है। तो यहाँ पर नायिका के नैनों की या नेत्रों के सौंदर्य का चित्रण कवि ने किया है। अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखा सी दे, दिया बढ़ाए हूँ रे, बड़ो उजारो गे। यहाँ पर भी नायिका के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उसका अंग अंग, उसका शरीर, उसका देह का प्रत्येक अंग नग के समान जगमग है, जगमगा रहा है। नग यानी रतन, रतन के समान जगमगा रहा है। और दीप शिखा, जैसे दीपक की शिखा होती है और उसके समान उसका देह है, उसका शरीर है। दीप शिखा, जैसे दीपक की शिखा होती है, दीपक की शिखा उसके ऊपर जलती रहती है निरंतर भाव से, एक एक आकार लेकर, एक रूप लेकर, उसके समान उसका शरीर है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, दिया मैंने बढ़ाए यानी बुझाए, बुझा दिया है, हूँ रहे कि दियों को बुझा दिया है। फिर भी बड़ो उजारो गे, गे यानी घर में, बड़ो यानी बहुत, उजारो यानी उजाला। कि नायिका का सौंदर्य इतना तीव्र है, उसकी जो शिखा, उसकी दीप शिखा सा उसका जो देह है, शरीर है, उसकी चमक इतनी ज्यादा है कि घर में दीपक बुझाने के पश्चात भी बहुत अधिक उजाला चारों ओर फैला हुआ है। यानी नायिका के आभूषणों की चमक उसके शरीर से प्रतिबिंबित होकर पूरे घर में फैल गई है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर
दिया बुझाने पर भी घर में प्रकाश फैले होने का जिक्र या बात इसमें की है। तो नायिका के देह सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि नायिका का जो शरीर है इस प्रकार से जगमग करता है कि चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। छूटी न शिशुता की झलक, छूटी न नहीं, नहीं क्या नहीं छूटी, यानी शिशुता। शिशुता क्या होता है, जो बाल्यपन होता है, बाल्यकाल की या बाल्यपन की या बाल्यावस्था की जो झलक है वो अभी तक नायिका से नहीं छूटी है, यानी बचपना अभी तक पूर्ण रूप से नहीं गया है। झलकियों जोबनु अंग, और उसके अंगों से यौवन भी थोड़ा थोड़ा झलकने लगा है। यानी ये कौन सी अवस्था है, शैशव अवस्था की जो झलक है वो अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन उसके शरीर से यौवन झलकने लगा है। यानी नायिका वह संधि को प्राप्त है जब ना तो एक बालिका पूर्ण रूप से युवा होती है, ना ही वो बच्ची रहती है या बाल्यकाल में रहती है। यानी दोनों के मिलन का समय, बाल्यकाल और युवावस्था के जो मिलन का समय है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। दीप्ति दे दुहन दुहुन मिली, दीप्ति ताफ्ता रंग, दीप्ति यानी चमक, दे शरीर, दुहुन मिली, दुहुन यानी इस काल में, इस अवस्था में जब ना तो वो पूर्ण रूप से बालिका है और ना ही वो युवा हुई है, ऐसे समय में जो उसके देह की दीप्ति यानी चमक है वो कैसी है, दीप्ति ताफ्ता रंग, ऐसी है जैसे ताफ्ता का रंग। ताफ्ता रंग क्या होता है, ताफ्ता वस्त्र होता है जिसमें दोहरी चमक होती है, दोहरी चमक, कि उसका जो बालिका का सौंदर्य है वो कैसा है, दोहरी चमक लिए हुए है, उसमें बचपन भी छलक रहा है और युवावस्था भी का सौंदर्य भी उसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नायिका की जो दोनों अवस्थाएं हैं, उन दोनों अवस्थाओं के मिलन का जो समय है उसका चित्रण कवि ने किया है। पत्रा ही तिथि पाइये या घर के चहुपास, कि पत्रा, पत्रा क्या होता है, जहाँ से पंचांग जो कहते हैं, या जिसमें हम जो हमारे जो देसी हिसाब किताब होता है उसके हिसाब से जो हम कैलेंडर देखते हैं उसे पंचांग कहते हैं। जो हिंदू कैलेंडर होता है उसे पंचांग कहते हैं। तो पंचांग ही से हमें तिथि का पता चलता है। पाइये या घर के चहुपास, इस घर के, किसके, नायिका के घर के चहु, चारों ओर, आसपास, पत्रा से ही तिथि का अंदाजा लगाया जाता है, पंचांग से ही तिथि का अंदाजा लगाया जाता है। नित प्रति पुण्यो रहे, नित प्रति यानी प्रतिदिन, पुण्यो, पुण्यो अर्थात पूर्णिमा, पूर्णिमा ही रहती है, पूर्णिमा रहे, रहती है। आनन ओप उजास, आनन यानी मुख या चेहरा, ओप यानी चमक, उजास यानी उजाला। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर नायिका है उसके चेहरे की इतनी अधिक चमक है कि चारों ओर पूर्णिमा जैसा उजाला ही छाया रहता है या फैला रहता है। यानी घर के आसपास का जो वातावरण है वो चांद के कारण चांदनी से परिपूर्ण नहीं है, बल्कि नायिका के मुख के कारण चारों ओर चांदनी फैली रहती है। इसीलिए उसके घर के आसपास रहने वाले लोगों को पंचांग से ही तिथि का पता चलता है। सामान्य रूप से उनके लिए प्रतिदिन पूर्णिमा ही है, वो किसी तिथि का अंदाजा नहीं लगा पाते। तो यहाँ पर कवि ने नायिका के सौंदर्य का बढ़ चढ़कर या अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कवि ने किया है। कंज नयनी मंजू किए बैठी ब्योरती बार, जो नायिका है उसके बारे में बता रही हैं। दो सखियां आपस में बातें कर रही हैं कि वो कितनी चालाक है। कंज नयनी, कंज यानी कमल के समान सुंदर नयनों वाली जो नायिका है वो मंजू किए, मंजू यानी स्नान, स्नान करके बैठी हैं और ब्योरती बार, अपने बाल सुलझा रही है। ब्योरने का मतलब सुलझाना, अपने बाल सुलझा रही है, बार यानी बाल। जो नायिका है वो स्नान करने के पश्चात, नायिका कौन है, उसकी आंखें कैसी है, कमल के समान सुंदर आंखों वाली नायिका स्नान करने के पश्चात बैठकर अपने बालों को सुलझा रही है। और कच अंगुरी बिच दीठी दे, कच यानी उन बालों के बीच में, बिच यानी बीच में, दीठी देकर क्या देती है, अंगुरी, की बालों के बीच में अंगुरी देती हैं। और चितवती नंद कुमार, की वो कितनी चालाक है,
वो दिखावा तो बाल सुखाने का कर रही है, लेकिन उसको किसको देख रही है? चितवत, चितवन यानी देखना, किसको देख रही है? नंद कुमार यानी कृष्ण को। अर्थात नायिका नायक को देख रही है, लेकिन बालों के बीच में से अपने प्रीतम के सौंदर्य को वो देख रही है, निहार रही है, अपनी बालों के बीच में उंगलियां देकर, और बालों में जो दरार बनती है या जो जगह बनती है वहां से वो कृष्ण को निहार रही है और देख रही है, और उसकी इस चतुराई को उसकी सखियां समझ रही है या जान रही है, इसीलिए वो आपस में बातें कर रही हैं। सोन जूही सी जगमगती जगमगती, अंग अंग जोबन ज्योति। सोन जूही सी, सोन जूही के समान जगमग करती है नायिका के अंगों की, जो युवा नायिका है, युवती नायिका है, उसके अंगों की जो ज्योति यानी चमक है वो कैसी है? सोन जूही के समान है। यानी नायिका के सामने सोन जूही की जो चमक है वो भी फीकी पड़ जाती है। नायिका जो युवती हो गई है, युवा हो गई है, और उसके यौवन की कांति कैसी है, उसके अंग अंग की कांति कैसी है? सोन जूही सी जगमग करती हुई उसके अंगों की चमक है। और सुरंग कुसुम्बी कंचुकी, कंचुकी अर्थात चोली, जो वो चोली धारण करती है या अंगिया, अंगों पर पहने जाने वाली जो अंग वस्त्र है, वो सुरंग यानी लाल और कुसुम्बी रंग का है। और दुरंग देह द्युति होती, दुरंग, दुरंग यानी दो रंगों की उसकी देह की जो चमक है वो हो रही है। सुरंग यानी लाल रंग और कुसुम्बी रंग के जो उसने वस्त्र धारण कर रखे हैं, उस दोहरी चमक से नायिका का सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया है। नायिका जो कंचन के समान या स्वर्ण के समान पीत वर्ण पर सूर्य की लालिमा जैसे छा जाती है, ऐसा प्रतीत हो रही है। नायिका बहुत अधिक सुंदर है और ज्योति के समान जगमग करती हैं, और उस पर जब वो लाल और कुसुम्बी रंग का वस्त्र धारण करती है तो ऐसे लगता है कि सूर्य की किरण लालिमा लिए हुए फैली हुई हैं, ऐसा उसका सौंदर्य बन जाता है। तो यहाँ पर नायिका के ही सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। तो आज हमने बिहारी जी के पदों की व्याख्या यहाँ पर की है। ये जो पद हैं हमारी हिंदी की काव्य जो पुस्तक है मध्यकालीन काव्यकुंज, उसमें संकलित हैं और बिहारी सतसई से लिए गए हैं। बिहारी सतसई जो बिहारी जी का एकमात्र ग्रंथ है और उनकी प्रसिद्धि का कारण है। मुख्य तौर पर नायक के रूप में कृष्ण है और नायिका के रूप में राधा है। उसकी सखियां हैं उनके साथ जो आपस में बातें करती हैं, जो दोहों में बार बार अली के रूप में हमने उनका वर्णन किया है। यहाँ पर या व्याख्या में हमने देखा कि अली के रूप में नायिका की जो सखियां हैं वो आई हैं यहाँ। और यहाँ पर अधिकतर जो काव्य रचना है इनकी या जो दोहे हैं उसमें अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है नायिका की देह सौंदर्य का, यानी शारीरिक सौंदर्य का। तो इसमें कोई अचंबा या हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो रीतिकाल है इसमें श्रृंगार वर्णन है और नायिका के जो सौंदर्य का वर्णन है वो नक्षिक वर्णन है, यानी नाखून से लेकर चोटी तक नायिका के सौंदर्य का वर्णन रीतिकाल की मुख्य विशेषता रही है। तो आज हमने जो व्याख्या की, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर व्याख्या अच्छी लगे, समझ में आए तो अपना कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।